अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट 3 के बेटा आज हम तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी हैं और आप यूँ कह लें कि यही शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। बेटा आपका जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें आपके 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ज़्यादा टाइम लॉन्ग पे लगा देते हैं, हालाँकि टोटल 8 नंबर के लॉन्ग आते हैं, बाकी न्यूमेरिकल होता है। तो हमने बेटा ये एक सीरीज़ शुरू की है शॉर्ट क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज। तो इसी तरह बेटा ये अब जब वीडियो ये सुनेंगे ना, तो आपको ना सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर होंगे, बल्कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मतलब ये चैप्टर हमने शॉर्ट क्वेश्चन वाइज इस तरह अरेंज किया है कि कोई टॉपिक, कोई बात, कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं हुआ। हेडिंग वाइज हमने ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बना दिए हैं। अब ये वीडियो सुनोगे, आपके एक तो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, दूसरा एमसीक्यूज दुनिया के किसी भी कोने से पूछ ले, या वो शॉर्ट क्वेश्चन को किसी भी अंदाज से पूछ ले, आपको उनका आंसर आता होगा, क्योंकि हमने बेटा इमेज एनिमेशन वीडियो वगैरह लगा के बड़ा ही मज़ेदार अंदाज से ये चैप्टर करवाया है। तो बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो ये आप लोगों की सपोर्ट बताएगी कि हम ये शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू करें या ना करें। तो जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम इंशाल्लाह इसी तरह बाकी सब्जेक्ट की भी शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो बेटा सपोर्ट किया करें, चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए बेटा वीडियो को शुरू करते हैं। जो बच्चा वीडियो को पूरा देख लेगा उसका चैप्टर जो है वो पूरा तैयार हो जाएगा। तो चले जी वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो बेटा हमारा पहला पहला जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ फोर्स। अब कंसेप्ट ऑफ फोर्स के अंदर जो जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें जो पहला पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो ये होगा कि डिफाइन कर दें फोर्स है क्या। फोर्स की जी तारीफ कर दें। अब फोर्स क्या होती है बेटा? किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए उसको पुश करना, धकेलना, या किसी भी चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए जैसे कोई फोर्स लगा के आप उसको स्टॉप करते हो, तो उसको रोकने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ को धकेलने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब फोर्स क्या करती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी चेंज करती है। अब लफ्ज़ जो मैग्नीट्यूड है ना, अब मैग्नीट्यूड से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैग्नीट्यूड एक्चुअल में हमारे पास मिकदार होती है, कीमत को बोलते हैं, वैल्यू को बोलते हैं। हाँ जी, फोर्स लगी जी, कितनी लगी? 10 न्यूटन की फोर्स लगी। वो ये जो 10 का वर्ड है जो नंबर है ना, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो कीमत है, इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसकी मिसाल से मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ कि फोर्स होती क्या है। जैसे कि देखें, इसकी मिसाल सबसे बेस्ट ये है कि आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल बॉलर ने फेंकी, उसकी स्पीड कुछ और थी। अब जैसे ही वो बैट से हिट हुई, तो देखें दो चीज़ें हैं। एक तो बॉल की डायरेक्शन है, डायरेक्शन की साइड पर है बैट की तरफ। जैसे ही बैट ने उसको हिट किया, अब क्या हुआ? बॉल की डायरेक्शन भी चेंज हुई। अब जितनी ज़ोर से बैट ने हिट किया, उसकी जो मैग्नीट्यूड था, उसकी जो वैल्यू थी मूव करने की, वो भी चेंज हो गई। तो फोर्स 3 काम कर रही है यहाँ पर। किसी चीज़ को स्टार्ट करवा रही है, किसी चीज़ को स्टॉप करवा रही है, और फोर्स एक्चुअल में और क्या कर रही है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी चेंज कर रही है। तो डेफिनेशन देखें, फोर्स इज पुश और पुल दैट स्टार्ट, स्टॉप और चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसकी? ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। वो जो स्पीड थी ना, वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन को और उसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर रही है। इट आल्सो ट्रांसफर एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। और फोर्स ने ही उस ऑब्जेक्ट की, जैसे बैट ने अब हिट किया था, तो उसने ही एनर्जी ट्रांसफर की थी उस बॉल के अंदर। ये फोर्स होती है। ठीक है बेटा, देखें उर्दू में देखें कि फोर्स एक आम तस्वर धकेलना और खींचने का है, खींचना का है, जो किसी जिस्म को हरकत में लाती है, रोकती है, या उस जिस्म की वेलोसिटी की अददी कीमत या सीमत को तब्दील करती है। फोर्स किसी जिस्म में एनर्जी भी मुंतकिल करती है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अगली देखें जी, अप थ्रस्ट फोर्स है आपके पास। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ना। अप थ्रस्ट फोर्स ऐसी फोर्स, अब पानी जैसे ही आपके जहन में अप थ्रस्ट आए ना, तो आप जहन में ले आना कि जी, पानी के अंदर जब भी हम किसी चीज़ को डालते हैं, तो उसको और जैसे ही हमने उसको पानी के अंदर फेंका ना, तो एक फोर्स है जो उसको नीचे से ऊपर की तरफ, पानी की सतह की तरफ धकेलती है।
वो जो फोर्स ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर सतह सरफेस ऑफ वाटर की तरफ धकेले, उस फोर्स को हम अपथ्रस्ट कहते हैं। याद रहेगा। तो अपथ्रस्ट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट बाय लिक्विड, किसकी तरफ से लगती है, उस पानी लिक्विड की तरफ से लगती है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, इमर्स्ड इन इट, जो उसके अंदर डिबोया गया था। जो भी ऑब्जेक्ट आप पानी के अंदर डिबोते हो, तो पानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाता है और उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, उस फोर्स को हम अपथ्रस्ट कहते हैं। दिस फोर्स इंक्रीजेज एज द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड डीपर इनटू द लिक्विड। हम जितना ज़्यादा गहराई के अंदर जाते जाएंगे ना उसको डुबोने के लिए, उतनी ही ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, एयर रेजिस्टेंस क्या होती है। नाम से पता चल रहा है एयर रेजिस्टेंस। जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम स्पीड से गाड़ी को मूव करा रहे हैं या आप बाइक अक्सर चलाते हैं, तो आप जब ज़्यादा स्पीड देते हो, ज़्यादा स्पीड से मोटरसाइकिल चल रहे हो, तो आपको ना एक फोर्स फील हो रही होती है अपने ऊपर, हवा का प्रेशर फील हो रहा होता है। वो जोन सी है फोर्स, उसको हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। एयर रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस या अपोजिशन। जब भी वर्ड रेजिस्टेंस का यूज़ होता है ना, इसका मतलब होता है मुखालफत होना। कोई रेजिस्ट कर रहा है आपको, वो आपकी मुखालफत कर रहा है। ऑफर बाय एयर, ये रेजिस्टेंस किसकी तरफ से आती है, हवा की तरफ से आती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स और मूव थ्रू इट, जब बंदा उसकी तरफ जा रहा होता है या बंदा जमीन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। आप देखें, जब भी ये जो पैराशूटर हैं जब ये छलांग लगाते हैं, तो जब नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो उसको उनको हवा की रेजिस्टेंस का, एयर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही होती है। अगर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टेंशन फोर्स। टेंशन का वर्ड खिंचाव से याद रखना। टेंशन क्या होती है, खिंचाव होता है। एक रस्सी, उसके एक एंड पर आपने पत्थर बांध दिया, एक एंड को उस आपने किसी भी चीज के साथ फिक्स कर दिया, रस्सी लटकाई और नीचे लास्ट में पत्थर बांध दिया। अब उस रस्सी के अंदर जो खिंचाव आ गया ना, खिंचाव जोन सा है, वो आपके पास रेजिस्टेंस कहलाता है, वो टेंशन कहलाती है। ठीक है, बात क्लियर होगी। ये आपके पास ये देखें, किसी भी रस्सी के अंदर जो खिंचाव आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। डिफाइन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं। ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनका ना आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता। अब ये देखिए यहाँ पर ना मैंने कुछ बताया, नॉन कांटेक्ट फोर्स और कांटेक्ट फोर्सेस। सोचिएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स हमारे पास ऐसी फोर्स जैसे कि ना किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से अगर छोड़ता हूँ और इसको किसने खींचना है, ज़मीन ने खींचना है ना, ज़मीन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो अभी ज़मीन का और इसका कोई आपस में कोई राबता है, वो जो एक फोर्स है उसको अगर निकाल दें, तो देखें ये किसी के साथ जुड़ा तो नहीं हुआ ना, कांटेक्ट में तो नहीं है ना। अभी सिर्फ इनमें इनके दरमियान में स्पेस है, अर्थ के दरमियान में और इसके दरमियान में स्पेस है। तो इसको, ये कौन सी फोर्स है यहाँ पे, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं, फर्ज करो मैं हथेली के ऊपर से हथेली यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रगड़ना शुरू कर दिया, तो इनके दरमियान में कांटेक्ट है, जोड़ बना हुआ है। इनके दरमियान में जो फोर्स है ये है कांटेक्ट फोर्स। और अगर ज़मीन की और पेंसिल की इसकी बात करूं, तो इनके दरमियान में नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि कोई जोड़ नहीं है आपस में। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं हमारे पास। अ नॉन कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट। जो आपस में फिजिकल कनेक्ट ना हो, इट एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इज आल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्स। इसको फील्ड फोर्स भी कहा जाता है। आगे एक डेफिनेशन आ रही है फील्ड फोर्स की, उसमें मैं आपको फील्ड फोर्स समझाता हूँ। आगे है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है बेटा, जो हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, मकनातीसी मटेरियल जो उनसे होते हैं, इनके अंदर ये जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धकेलना या एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना, ये जो फोर्स होती है इसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्ट बाय द मैग्नेट on another magnet or magnetic material like आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे जो उनसे हैं मटेरियल, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। कोई एक मैग्नेट किसी मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या
किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, लाइक लोहा है आपके पास, कोई भी कोबाल्ट है, इनको आपस में अट्रैक्ट करें, तो उनके दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इट कैन बी अट्रैक्ट और रिपेल, या ये अट्रैक्ट करेगी या क्या करेगी, रिपेल करेगी। अब आगे एक ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स से याद रखना, इनकी ना निशानियां दे रहा हूँ आपको। जैसे मैंने एयर रेजिस्टेंस की बात की, तो वो जाहिर बात है एयर की तरफ से हमें फील कर होती है रेजिस्टेंस। हमने बात की टेंशन की, तो टेंशन के लिए आपने जेन में रख लिया खिंचाव को। आपने बात की थी अब थ्रस्ट की, तो हमने जेन में रखा हुआ कि पानी जो अपोजिशन फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ धकेलता है, वो अब थ्रस्ट है। अब ड्रैग है। अब ड्रैग फोर्स हमारे पास लिक्विड के अंदर जो रेजिस्टेंस फील करनी पड़ती है ना, जैसा कि मिसाल के तौर पर आप पानी को बहाते हो, साथ ही एक साइड पे शहद को बहा देते हो, तो किसका बहाव ज़्यादा होगा? पानी का। पानी का बहाव ज़्यादा इसलिए है कि उसके अंदर जो ड्रैग फोर्स है वो कम है। और ये जो पानी की लेयर्स होती है ना, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, वो जो रेजिस्टेंस होती है पानी की लेयर्स के दरमियान, अब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर ट्रेवल कर रही है, उनके दरमियान में जाहिर बात है वो फ्रिक्शन होगी। उस फ्रिक्शन को हम लोग, उस फोर्स को हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं। अब शहद है, शहद के अंदर ड्रैग फोर्स ज़्यादा होती है, उनकी लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है, जो स्लिपटी है, वो ज़्यादा होती है। इस वजह से वो कम स्पीड के साथ मूव करता है। तो ड्रैग फोर्स इज द रेजिस्टेंस फोर्स caused by the motion of a body through a fluid। फ्लूइड की बात हो रही है। अच्छा, फ्लूइड में गैस भी शामिल होता है, लिक्विड भी शामिल होता है। इट एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर शहद को मैं इस तरह गिराता हूँ नीचे, तो वो अगर नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो ड्रैग फोर्स है उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, क्योंकि वो उसको ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही होगी, और शहद ने जाना किधर है? नीचे की तरफ जाना है। तो ये हमारे पास कौन सी फोर्स होती है? ड्रैग फोर्स होती है, घसीटने की फोर्स। ठीक है बेटा। इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया। अभी हमने फील्ड फोर्स पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? अब देखें, अगर एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, एक मैग्नेट के गिर्द आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, फर्ज करो कोई लोहे की पट्टी है, उसको लेकर आते हो, तो आप नोट करोगे अगर मैग्नेट से उस लोहे की पट्टी का फासला थोड़ा ज़्यादा है, तो वो मैग्नेट उस लोहे की पट्टी को नहीं खींचेगा। जैसे ही आप उसको थोड़ा सा और नज़दीक मैग्नेट के लेकर आओगे, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। वजह क्या है? उस मैग्नेट के गिर्द ना, पूरे गिर्द एक रीजन है, एक पूरी फील्ड बनी हुई है जहां तक उस मैग्नेट की फोर्स लग रही है। जैसे ही वो लोहे की पट्टी उस फील्ड के अंदर आएगी जहां तक मैग्नेट फोर्स लगा रहा था ना, उस फोर्स जहां तक लग रही है वहां तक मैग्नेट स्ट्रिप नहीं आएगी ना, तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे ही वो उस फील्ड के अंदर आ जाएगी जहां तक मैग्नेट फोर्स लगा रहा था, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फील्ड। अब ग्रेविटेशनल की बात हो रही है, तो जाहिर बात है यहाँ मैग्नेट नहीं होगा, यहाँ पर अर्थ की बात होगी। अर्थ देखो फोर्स लगा रही है। जैसे आप देखो स्पेस में हो, तो अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। जैसे ही आप स्पेस से अर्थ की फील्ड में एंटर होते हो ना, तो अर्थ आपको खींचना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब अर्थ के गिर्द पूरी एक फील्ड मौजूद है, जहां पर जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट उस फील्ड के अंदर आएगा, अर्थ ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। तो उस सारी फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ mass where the gravitational force can act on other object। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगती है, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, किसी भी मैस पर लगती होती है। किसी भी मैस के गिर्द वो जगह या इलाका जहां उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम कशिश शकल भी कहते हैं, दूसरे अजसाम पर अमल कर सके, उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? सबसे पहले ना इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड का मतलब समझो। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज की बात होती है, स्टैटिक अगर वो चार्ज किसी जगह पर रेस्ट पर है, चार्ज रेस्ट पर है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के असर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन चार्ज चार्ज्ड ऑब्जेक्ट
फर्ज करो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जाहिर बात है अट्रैक्ट जो हो रहे हैं तो कोई ना कोई फोर्स तो है ना जो उसको आपस में अट्रैक्ट करवा रही है। बगैर फोर्स के अट्रैक्शन पॉसिबल है, सोचें, या बगैर अट्रैक्शन के रिपल्शन पॉसिबल है, नहीं ना। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअल में दो चार्ज बॉडी बॉडी के दरमियान में होती हैं। हमें ये पता है कि जो इनका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट सिंपल सा ये है कि जो अपोजिट चार्ज हैं, फर्ज करो ये दो अपोजिट चार्ज हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो दो सेम चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, इंतहाई आसान वर्डिंग के अंदर आएंगे। अब हमें उम्मीद है कि जैसे आप इनको पढ़ रहे हो ना वर्डिंग को, तो 50% तो वैसे ही याद हो रहा होगा ये। तो बस इसके बाद आप लोगों ने 10-10 उठानी है डेफिनेशन और उनको याद करते जाना और एक दफ़ा लिखते जाना। अगर आप लोग 1 से 1.5 घंटा सही मज़ेदार सा करके लगा लो ना, ये चैप्टर के 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। आगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसको आप कट कर दो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। आगे ये नहीं था। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, अब बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ फोर्स याद रखना, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन जो साइंटिस्ट था, इसने ना फोर्स का रिलेशन निकाला मैस और एक्सेलरेशन के साथ ना। जब भी हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो जाहिर बात है बॉडी मूव करती है। अब बॉडी मूव करेगी तो इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि अब देखें बॉडी पहले यहाँ पर थी, फोर्स लगी, बॉडी मूव करके गई यहाँ पर, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कुछ और थी, यहाँ इसकी वेलोसिटी कुछ और है। ऐसे इस वेलोसिटी में जब फर्ज करो यहाँ 0 थी, रेस्ट पे खड़ी हुई थी, यहाँ पहुंची, उसकी वेलोसिटी 5 हो गई, तो 0 से 5 में जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगा। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आ जाना एक्सेलरेशन कहलाता है। तो जैसे किसी बॉडी पे फोर्स लगी, एक्सेलरेशन पैदा हुआ, तो बॉडी का कोई ना कोई मैस भी तो है ना। तो न्यूटन ने ना इस सारे का एक रिलेशन डेवलप किया, जो कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड लॉ का। अब उसके अंदर आप लोगों क्योंकि उसने सारी डेरिवेशन की थी, तो उसने जो इसका बेसिक यूनिट बन रहा था ना, तो अपना नाम दिया था न्यूटन का। तो न्यूटन जो फोर्स है, फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन है। 1 न्यूटन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरे देखिए ना, जैसे ही बॉडी के ऊपर फोर्स लगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो 1 न्यूटन इक्वल होगा कि अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और उस मैस का जो वेट था वो भी, वो मैस था जो सा वो 1 केजी था, तो 1 केजी का मैस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो तो 1 न्यूटन के इक्वल होता है। देखिए 1 न्यूटन इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका मैस भी कितना होना चाहिए, 1 केजी का मैस होना चाहिए। तो वो किसके इक्वल होता है, ms-2 के। ये नहीं, केजी ms-2 के इक्वल होना चाहिए। डन। आगे देखें, डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को ना आपने गौर से देखना है। अगर ना किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, अब आपको ये तो पता है ना कि जब बॉडी मूव कर रही होती है ना, जैसे हम उसको स्पेस में फ्री छोड़ते हैं, तो बॉडी ने क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। उसके हर पार्टिकल के ऊपर अर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है अपने फोर्स को। अब जितना मैस है ना, जितना भी मैस है, उसके ऊपर जो फील्ड फोर्स लग रही है ना, वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक्चुअल में क्या है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो लग रही है किसके ऊपर, जो मैस गिर रहा है ना, यूनिट मैस, वो जो मैस आ रहा है नीचे को, उस मैस के ऊपर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उस पॉइंट के ऊपर, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स स्ट्रेंथ कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इन मोशन में बी प्रोड्यूस बाय द फोर्स। फोर्स की वजह से हरकत में किस किस्म की तब्दीलियां आ सकती हैं। अब जैसे फोर्स की डेफिनेशन ही देखी थी आप लोगों ने। अब डेफिनेशन क्या कहती थी, फोर्स क्या करती है, वेलोसिटी के अंदर चेंज के लिए आती है।
डायरेक्शन को चेंज कर देती है फोर्स। तो ये वो तब्दीलियां हैं जो फोर्स लेकर आती है, यही उसका सवाल है। कि सवाल ये है कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन आपकी मे बी प्रोड्यूस बाय फोर्स, जो फोर्स की वजह से हुआ। तो फोर्स कैन स्टार्ट मोशन, फोर्स मोशन को स्टार्ट कर सकती है। स्टॉप मोशन, चेंज द स्पीड, स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर सकती है। एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी की, जो बॉडी मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती थी। जैसे कि बॉल आ रही थी, मूविंग बॉडी थी, अब फोर्स ने क्या किया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। बात क्लियर होगी? उसके बाद आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, गिव 5 एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के साथ राब्ते में होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, वो कौन, उनके 5 के नाम लिखते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, ड्रैग फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स। ये सारी फोर्सेस कौन सी हैं? कांटेक्ट फोर्सेस हैं। अब पहले हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो डिफरेंस, 3 यहाँ पे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है अलग अलग। ये भी सिंपल सी है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल बॉडीज हैविंग मास। इसको बड़ा सिंपल से समझा देता हूँ। दुनिया जहान में ना, पूरी दुनिया में, दुनिया कह रहा हूँ पूरी यूनिवर्स के अंदर, कोई से जो 2 मैसेज है ना, वो मैसेज एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अर्थ है, सन है, 2 मैसेज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मून है, अर्थ है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी 2 मैसेज हो, वो आपस में जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपने सेंटर की जानिब से, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन लोगों की, उन 2 मैसेज की, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर, अर्थ अगर सन को अट्रैक्ट कर रही है, सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हमें फील क्यों नहीं होता? बेटा, इनके दरमियान में जो फोर्स होती है वो बहुत माइनर होती है। 6, अगर फर्ज करो मैं आपको वैल्यू बताऊं तो 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस में 11। अगर नेगेटिव में देखो 11 हो तो कितने हमारे नेगेटिव साइड पे जीरो लगेंगे। तो बिल्कुल माइनर सी फोर्स होती है, लेकिन होती ज़रूर है। वो जो माइनर सी फोर्स है ना, जो 2 मैसेज के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, दैट exist between all bodies having mass. For example, an apple fall to the ground due to the earth gravitational force. अगर इसने अर्थ की बात की है, तो अर्थ के ऊपर एक सेब का दरख्त है और वहां से सेब गिरता है, तो जमीन ने उसको अट्रैक्ट किया, तो उसको बोलेंगे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दिस कीप फोर्स कीप्स प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट। अब यही तो मेरे रब का हुस्न है ना। उन्होंने देखो, अब देखें अर्थ क्या कर रही है, अपने एक ऑर्बिट के गिर्द घूम रही है। यार कोई ना कोई रीजन तो होगी ना, जो अर्थ उसी एक ही रदास में घूम रही है। तो वही ये फोर्स ऑफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है जो उसको मजबूर रखती है कि वो एक ऑर्बिट के गिर्द घूमे। ठीक है, अब आगे अगले क्वेश्चन है। आगे एक और टॉपिक अब नया स्टार्ट हो रहा है। हमने फोर्स के बारे में 15 शॉर्ट क्वेश्चन किए। अब आ जाए जी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के ना 3 लॉ है, पहले कंसेप्ट ले लें। 3 लॉ कौन कौन से हैं? पहले लॉ के अंदर कहता है कि अगर ना कोई ऑब्जेक्ट, अगर फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब तक मैं इसके ऊपर ना फोर्स नहीं लगाऊंगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। इस वक्त इस ऑब्जेक्ट की सारी फोर्सेस का जो सम है वो जीरो है। फोर्स बिल्कुल जीरो है, तो ये बिल्कुल रेस्ट में, ये कभी भी अपना मोशन में नहीं आएगा। मोशन का मतलब ये कभी भी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। रेस्ट में है तो मोशन में नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा? जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही। ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ के देखे ना। अच्छा, इसमें पहला पहला क्वेश्चन तो ये है ना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी। कि जी बता दें कि वेलोसिटी के ऊपर फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। अ फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। फोर्स क्या करती है? फोर्स बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन पैदा करवाती है। वो मिसाल के तौर पर, अब ये ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई, इसके अंदर वेलोसिटी चेंज हुई। अब अगर मैं फोर्स लगा के इसकी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। अगर चलती हुई गाड़ी पर फोर्स लगा के, ब्रेक लगा के उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी स्पीड कम कर रहा हूँ, वेलोसिटी कम कर रहा हूँ, तो क्या पैदा हो रहा है? डी एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो ये फोर्स करवा रही होती है। सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द चेंज में बी इन इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड बोथ। तो जैसा सारी बात है, अब फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ही फोर्स इसके अंदर चेंज लेकर आएगी तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब मिकदार भी कम हो सकती है। देखें, पहले 80 की स्पीड में थी, फोर्स लगाया तो वो 40 की स्पीड में आ गए, तो मिकदार कम हुई ना। और ये आल्सो डायरेक्शन भी चेंज करती होती है। आगे कहते हैं, इफ एन एस्ट्रोनॉट थ्रो अ रेंच इन स्पेस, रेंच है उसके हाथ में, एस्ट्रोनॉट के, और स्पेस में उसने थ्रो करना है। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ दिस एक्शन? उसके इस एक्शन से क्या रिएक्शन होगा? देखें, अब जब भी उसके हाथ में रेंच होगा ना, तो वो अगर उसको आगे की तरफ थ्रो करेगा, तो वो जो एस्ट्रोनॉट है, जिस बंदे ने उसको थ्रो किया था स्पेस के अंदर, तो वो खुद बेचारा पीछे की तरफ धकेला जाएगा। अब क्या है, इसका रेंच का आगे फेंकना एक्शन था, और इसी रिएक्शन की सूरत में एस्ट्रोनॉट को पीछे जाना उसका रिएक्शन था। तो देखें, व्हेन एन एस्ट्रोनॉट थ्रो अ रेंच इन स्पेस ही मूव द अपोजिट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में फेंका तो वो खुद किस डायरेक्शन मूव किया? अपोजिट डायरेक्शन में। दिस हैपेंस ड्यू टू रिएक्शन फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ। इसको हम न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन मुखालिफ सिमत पर होता है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अनर्शिया। अनर्शिया को गौर से समझें। अनर्शिया हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की वो खसूसियत होती है, वो प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इसकी स्टेट को चेंज करना चाहें, स्टेट को चेंज करने का मतलब ये रेस्ट में है तो मोशन में लेकर जाना चाहें, तो मैं फोर्स लगाऊं और वो इसकी मुखालफत करे, वो कहे नहीं मुझे रेस्ट में रहना दो, मुझे मोशन में ना जा लेकर जाओ। वो जो मुखालफत करेगी ना अपनी स्टेट को चेंज करने में, वो मुखालफत करना अनर्शिया कहलाता है। हर बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो खसूसियत जो स्टेट चेंज करने पर मुखालफत करे, रेजिस्टेंस करे, उस प्रॉपर्टी को हम अनर्शिया बोलते हैं। अनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट मेंटेन इट्स स्टेट, जो अपनी स्टेट मेंटेन रखना चाहती है। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन, मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहे। चलती बस है, मोशन में, यकदम उसको ब्रेक लगवाना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? और यकदम तो नहीं रुकेगी ना, तो वो मुखालफत करेगी, वो कहेगी नहीं मुझे, मैं मोशन में हूँ तो मुझे मोशन में रहने दो। वो हमारी, वो जो बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, उसको हम अनर्शिया कहते हैं। ठीक है बेटा। आगे एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। तो कितनी देर तक, वो कब तक इस वेलोसिटी में हरकत करता रहेगा? बात उसने की है फ्री स्पेस की। अगर स्पेस की बात हो ना, तो स्पेस के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होते हमारे पास। तो खला में जहाँ किसी जिस्म पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे, तो वो हमेशा अपनी उसी जो कांस्टेंट स्पीड है, जिस स्पीड में वो मूव कर रही थी, वो हमेशा उसी स्पीड में मूव करती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। ये किसकी वजह से है? ये इनर्शिया की वजह से होता है। इन स्पेस वेयर नो फोर्स एक्ट ऑन और ऑब्जेक्ट, इट विल बी कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स ऑफ फोर्सेस, इम्पल्स ऑफ फोर्स की डिफाइन कर दें। इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम विच चेंज इट्स मोशन बाय प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पर, जब बॉल आपने फेंकी और बैट से जिस लम्हे
वो बॉल बैट से हिट हुई है ना, उस लम्हे पर जो फोर्स थी उसको बोलते हैं इम्पल्स, जो क्या करती है उसी लम्हे पर उसकी डायरेक्शन को, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देती है। वो जो लम्हे भर पर जो फोर्स लगी है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद वाई हैज न्यूटन फर्स्ट लॉ नॉट बी प्रूवन ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर न्यूटन फर्स्ट लॉ क्यों प्रूव नहीं हुआ? न्यूटन फर्स्ट लॉ कैन नॉट बी fully proved on earth because friction and other opposing forces always act on body moving bodies and eventually stop them। इसको मैं समझाता हूँ आपको। अब देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा था न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता था कि जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे ये बॉडी मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर हम एक्चुअली इसको देखें तो इस वक्त अर्थ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो इसके ऊपर इस वक्त एक फोर्स लग रही है जो कि कौन सी है, अर्थ की। अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है। जैसे ही अर्थ ने इसको नीचे की तरफ खींचा है तो सारी बात है एक रिएक्शनल फोर्स भी है जो इसको अपोजिट ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। तो दो फोर्सेस इस वक्त लग रही हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक एक्शन जो कि अर्थ खींच रही है, दूसरा रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे फोर्स ही मौजूद नहीं है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ तो ये कहता था कि भाई जी फोर्स मौजूद नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो फोर्सेस हैं। तो इस वजह से अर्थ की वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी उसकी वजह से कहा गया कि यार न्यूटन फर्स्ट लॉ जो अर्थ के ऊपर सही प्रूफ नहीं होता, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन है, अदर अपोजिंग फोर्सेस हैं वो। ठीक है, ये सारी फोर्सेस की वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्रूव नहीं हो रहा अर्थ के ऊपर। आगे है when sitting in a car which suddenly accelerate from rest you are pushed back into the seat, why? आप गाड़ी में बैठे हो, जैसे ही अचानक से गाड़ी ने स्टार्ट किया और एकदम स्पीड से मूव की, तो आप देखते हो आप बिल्कुल पीछे सीट की तरफ धकेले जाते हो। वजह क्या होती है? आप ऐसे बैठे हुए थे, क्यों बैठे हैं सीट के ऊपर? तो क्या हुआ, एकदम जो गाड़ी है ना उसने मूव किया, आप सीट के ऊपर बैठे हो, आपकी पोजीशन यही है। अब जैसे ही उसने मूव किया, आपकी बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती, वो बिल्कुल इसी तरह रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है। गाड़ी एकदम आगे चली गई तो आपकी बॉडी ने ना रेजिस्ट किया, यूं पीछे गया, पीछे की तरफ नहीं गए, गाड़ी आगे की तरफ ही है, आपकी बॉडी वहीं रहना चाह रही थी। तो वहीं रहना चाह रही थी लेकिन गाड़ी नीचे से आगे की तरफ से जा रही है, तो आपको लगता है आप यूं पीछे चले गए। लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है? अनर्शिया की वजह से हो रहा है। वो अनर्शिया क्या कहता था, बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती। When the car suddenly accelerates, your body tends to remain at rest due to inertia. Therefore, you feel pushed back against the seat. Inertia की वजह से इस वजह से आपको फील होता है कि आप बैक की साइड पे पुश हुए, हालांकि क्या आप उसी स्टेट में हो, बॉडी आपकी क्या कर वो गाड़ी क्या है वो उसने मोशन पकड़ी थी जिस वजह से आप पीछे की तरफ धकेले गए। व्हाट डू यू नो अबाउट साइंटिस्ट जी न्यूटन? न्यूटन के बारे में क्या जानते हैं? न्यूटन हमारे पास हमारा इसकी एक दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। एक इसकी डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है कि जी 4 जनवरी 1643 में था। एक इसका अपने इसका बुक का नाम याद रखना है। जो प्रिंसिपिया मैथमेटिका है, ये इसकी मशहूर बुक थी जिसके अंदर इसने लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया था। मोशन के जितने लॉज थे उसको एक्सप्लेन किया। नाम क्या था? प्रिंसिपिया मैथमेटिका। डेट ऑफ बर्थ याद रख लें इसकी, क्या थी? जनवरी 4 1643। आगे एक और क्वेश्चन है, व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी क्यों कहा जाता है। क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन ये है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स ना लगे तो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करती। अनर्शिया भी क्या कहता है कि जब, अब देखो, बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करती, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है। तो दोनों बातें दोनों की क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। तो इस वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ अनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अनर्शिया विच इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट, या वो रेस्ट वाली या वो यूनिफॉर्म मोशन वाली। देयरफॉर
इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी वजह से इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अगला इसका क्वेश्चन है, अ मूविंग बॉडी हैज़ नो एक्सेलरेशन, डज इट मीन्स दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट? इसका अगर किसी मुतहरक जिस्म में एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि इस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही? ज़ाहिर बात है, कोई फोर्स अमल नहीं कर रही उसके ऊपर। वजह क्या है? पहले तो जवाब देखें, यस, इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, इट्स वेलोसिटी रिमेन अनचेंज एंड इट कंटिन्यू मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ज़ाहिर बात है उसके अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि बॉडी जब मूव कर रही है तो पहले 5 मिनट में फ़र्ज़ करो बॉडी की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, उससे अगले 5 सेकंड में भी वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड, उससे अगले 5 सेकंड में भी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड। तो भाई वेलोसिटी में कहीं चेंज आ रहा है? वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। अब जब वेलोसिटी में चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होता है? ज़ीरो। अब एक्सेलरेशन वहाँ पे ज़ीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। तो जी हाँ, न्यूटन का पहला कानून बताता है कि अगर किसी जिस्म पर कोई बैरूनी फोर्स हासिल फोर्स अमल ना करे तो उसकी वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आती और मुस्तकिल वेलोसिटी में हरकत करता रहता है। स्पेस के अंदर इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एक और क्वेश्चन है, एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, व्हाई दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर? वजह क्या है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं? मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आपके पास एक बॉल है, आप उस बॉल को जोर से दीवार की तरफ हिट करते हो, अब बॉल गई 10 न्यूटन फोर्स के साथ दीवार को जाके हिट की। अब दीवार ने क्या किया? रिएक्शन दिया और 10 न्यूटन की फोर्स से उसको वापस भेजा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी? अपोजिट है। एक्शन था बॉल का जो जाके हिट हुई दीवार के साथ, रिएक्शन किसने दिया? दीवार ने। तो वो कहते हैं कैंसिल आउट क्यों हो जाती हैं? कैंसिल आउट इस वजह से होती हैं कि एक्शन और रिएक्शन करने वाली बॉडीज दोनों मुख्तलिफ हैं। एक्शन करने वाली बॉडी जो है वो बॉल है और रिएक्शन करने वाली बॉडी कौन है? दीवार है। इस वजह से दो डिफरेंट बॉडीज का होना कैंसिल आउट कर रहा है इन चीज़ों को। सेम बॉडी हो ना, फिर तो आंसर ज़ीरो हो, बॉल तो फोर्स तो टोटल ज़ीरो हो जाए, क्योंकि एक्शन का 10 रिएक्शन का -10 ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पे बॉडीज डिफरेंट हैं जिसकी वजह से एक्शन और रिएक्शन की वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होती। Action and reaction force do not cancel each other because they act on two different bodies, not the same bodies. Done? आगे एक और क्वेश्चन है, mass and weight। अब mass and weight देखें, ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, इसको बड़ा ध्यान से समझें। हमें लगता है पाकिस्तान, ख़ास तौर पे पाकिस्तान वालों को, कि जो mass and weight है ना वो सेम होता है। नहीं, मैं कुछ मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके हाथ में ना किताब है, उसने ना कुछ जगह घेरी हुई है, वो उसका मैस है। अब वेट हमें लगता है कि हम जाके देख लेंगे कि जी कितने की थी, 1.5 किलो की थी, 2 किलो की थी, उसको भी हम एज ए मैस होता वो मैस है, हम उसको वेट कंसीडर कर रहे होते हैं। दो डिफरेंट मेजर याद, डिफरेंस मेजर वाले याद रखना। वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। जब भी वेट की बात होगी तो आपने इसको फोर्स समझना है। वेट क्या है? फोर्स है। कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। और जो मैस है आपके पास, मैस एक्चुअल में एक मिकदार है किसी भी ऑब्जेक्ट की, एक वैल्यू है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी विच डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन अ सर्टेन फोर्स एक्ट अपॉन इट इज नोन एज मैस। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ही ये पूरा एक ऑब्जेक्ट जिसने एक जगह घेरी हुई है, जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, अब जैसे मैं मेरी फोर्स लगेगी तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। पहले वो यहाँ थी, अब वो कहाँ आ गई? यहाँ पर। उसकी स्पीड कुछ और हो गई, वेलोसिटी में चेंज आया, क्या पैदा हो गया? एक्सेलरेशन पैदा हो गया। तो ये मैस कहला रहा है। और वेट क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स विद द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टूवर्ड इट्स सेंटर। अर्थ हमेशा अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो वो जो फोर्स लग रही है ना, उस फोर्स को हम वेट कहते हैं।
तो मैस कुछ और चीज़ है, वेट कुछ और चीज़ है। वेट याद रखना फोर्स होती है। अब ज़ाहिर बात है, अब वेट अगर फोर्स है तो मैस जोन्स है वो बेस है और स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेट है वो ड्राइव्ड है क्योंकि W इज इक्वल टू एम जी है, खुद से बनाई हुई है, और ये क्या है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है वेट। अब जो वेट को मेजर किया जाता है, इट इज़ मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज, डिफरेंट किस्म लाइक केजी मैसेज, केजी ग्राम, इनमें मैस मेजर किया जाता है, और वेट को मेजर किया जाता है हमेशा स्प्रिंग बैलेंस के साथ। ठीक है। अब इसमें एक और बात याद रखना कि मैस है ना, मैस, अब ये मोबाइल है, यहाँ पर इसका मैस अगर 500 ग्राम का है ना, तो इसको मैं अगर लाहौर में है तो अगर मैं इसको कराची भी ले जाऊँ ना, जाके रखूँगा तो ये 500 ग्राम का ही रहेगा। मैस चेंज नहीं हो रहा अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। लेकिन वेट देखो, अगर इस मोबाइल का जो वेट है वो फ़र्ज़ करो 10 न्यूटन है, और अगर इसी मोबाइल को मैं स्पेस में ले जाऊँ तो इसका वेट कितना होगा? इसका वेट 0 होगा, क्योंकि अब स्पेस के अंदर इस पे कोई ग्रेविटी नहीं लग रही। तो अब इसकी पोजीशन चेंज की, वेट की जैसी पोजीशन चेंज की जाए तो वेट चेंज होता है, मैस चेंज नहीं होता। तो ये वेरिएशन बोल रहा है, वेरिएशन का मतलब चेंज होता है। इट रिमेन सेम एवरीवेयर एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेसेस, लेकिन इट डज नॉट रिमेन सेम एट ऑल प्लेसेस और वेरीज का मतलब यहाँ पे चेंज होता है विद द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। अब आपके पास मैस का यूनिट हमारे पास केजी होता है, और वेट क्योंकि फोर्स है, फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। ठीक है। अब अगला एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फ्रिक्शन का हमारे पास टॉपिक है, उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखनी है। फ्रिक्शन को याद रखना, ये जो रगड़ वाली फोर्स होती है ना, इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, सिंपल रगड़ वाली फोर्स को। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव ओवर द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। इसको समझना, हाथ के ऊपर ना देखें, कहीं पर उभार है, कहीं पर दबी हुई जगह है, फिर उभार है, फिर दबी हुई जगह है, इस तरह दबी हुई जगह है ना। अब एक और ऑब्जेक्ट है, बॉडी इसके ऊपर रख दें। अब जैसे ही इसमें रगड़ आएगी ना, तो एक बॉडी का उभार और दूसरी बॉडी की जो अंदर दबी हुई जगह थी, ये आपस में मिलकर ना एक जोड़ सा बना लेती हैं। इन जोड़ की वजह से ये जो अब बॉडी इसके ऊपर स्लाइड कर रही है ना, मोशन कर रही है, तो वो ये जो जोड़ बन रहे हैं, ये इस मोशन की मुखालफत करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि बॉडी मूव ना करे। ये जो मुखालफत हो रही है ना, इस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, इसलिए हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं उर्दू में, रगड़ वाली जो फोर्स है वो हमारे पास क्या कहलाती है? फ्रिक्शन फोर्स कहलाती है। ठीक है। तो डेफिनेशन देखें, जब कोई जिस्म किसी दूसरे सतह पर हरकत करता है तो उन दोनों के दरमियान में रगड़ की एक ऐसी फोर्स पैदा होती है जो हरकत की मुखालफत करती है। इस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। डन बेटा। आगे, अब स्टैटिक फोर्स क्या होती है और काइनेटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, इनको दो नाम से याद रखो। स्टैटिक रेस्ट को बोलते हैं, काइनेमेटिक मोशन को बोलते हैं। यहाँ से ये दो नामों से याद रखना चीज़ें। स्टैटिक मीन्स रेस्ट, डायनामिक मीन्स मोशन। ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स that prevent an object from moving when the force is applied but the object is still at rest। अब यहाँ से खड़े होकर दीवार को फोर्स लगाना शुरू कर दो, फोर्स तो लगा रहे हो ना, क्या दीवार मूव कर रही है? वहीं पर रेस्ट पे है ना। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। देखो ना, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जब किसी साकिन चीज पर फोर्स लगाई जाए लेकिन वो हरकत शुरू ना करे, तो उस वक्त जो मुखालिफ फोर्स उससे हरकत से रोकती है उसको हम स्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और अगर वहीं पर एक छोटा टेबल था, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाकर वो बॉडी मूव करना शुरू हो गई, लेकिन जैसे आप उस पर फोर्स लगा रहे थे शुरू के अंदर वो उसकी मुखालफत कर रही थी, लेकिन आपकी फोर्स की वैल्यू क्या थी? ज़्यादा थी। तो उसने क्या किया? बॉडी को मूव करवाना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पर वो जो मुखालफत वाली फोर्स आई थी ना, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन
is the friction that act on object when it is already sliding over the surface. जब किसी जिस्म जब कोई जिस्म किसी सतह पर हरकत कर रहा है तो उस वक्त उस पर अमल करने वाली जो फ्रिक्शन है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास होती है कि उस लम्हे पर जैसे ही बॉडी ने मूव करना शुरू करना था ना, जैसे टेबल आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, वो लम्हा जब बॉडी मूव करना शुरू कर रही थी वहां पर जो मैक्सिमम फोर्स, वो जो मुखालफत वाली फोर्स थी, टेबल लगा रहा था ना मुखालफत पे, मूव नहीं करना चाह रहा था, रेस्ट में था, लेकिन हम फोर्स लगा रहे थे तो टेबल मुखालफत कर रहा था। उस लम्हे पर जैसे ही वो मूव करना शुरू करती है, उससे पहले तक जो फोर्स होती है उसको हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, या इसको सिंपल बोलते हैं द मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर इट स्टार्टिंग स्लाइडिंग। स्लाइडिंग से बिल्कुल लम्हे भर पहले जितनी उसने अपोजिंग फोर्स उस बॉडी ने लगाई थी ना, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, आगे है व्हाट इज द डेसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। डेसिपेटेड इफेक्ट चेंज का मतलब होता है फ्रिक्शन इज डेसिपेटेड फोर्स बिकॉज एनर्जी इज वेस्ट इन ओवरकमिंग दिस लॉस्ट एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। डेसिपेटेड का मतलब क्या होता है? देखें, डेसिपेटेड का मतलब चेंज होता है, हीट का, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना डेसिपेशन कहलाता है। अब जैसे देखो, अब स्लाइडिंग स्टार्ट हुई, अब देखो जैसे ही स्लाइडिंग हो रही है, अब मोशन है, मोशन के अंदर इसके अंदर रगड़ है, सारी फ्रिक्शन पैदा हो रही है ना। अब देखोगे तो आपके हथेलियों को ना गर्माहट फील होना शुरू हो जाती है। वो वजह क्या है? आपको सर्दी लगती है, आप जल्दी से यूं हथेलियां करके अपने ना हाथों को गर्म कर रहे होते हो। क्या हुआ कि इनके दरमियान में जैसे ही रगड़ पैदा हुई तो एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो मोशन में एनर्जी थी ना, वो एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू होगी हीट के अंदर, और वो वेस्ट हो गई। वो ये जो कन्वर्जन है इसको हम डेसिपेशन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे है राइट टू मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के दो मेथड बता दें, बुक में आपके चार लिखे हुए हैं, ये लॉन्ग भी आ सकते हैं। आप लोगों ने कहना है द सरफेस एरिया, द सरफेस द स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इज हाईली पॉलिश्ड। कारपेट के ऊपर अगर स्लाइडिंग करो या किसी मार्बल फ्लोर के ऊपर स्लाइडिंग करो तो कहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी? मार्बल फ्लोर पर फ्रिक्शन कम होगी। तो उसका सवाल यह है कि कैसे आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो आप क्या करो, अपनी जो सरफेस है जिसके ऊपर बॉडी स्लाइड करनी है उसको बड़ा स्मूथ कर दो, हाईली पॉलिश्ड कर दो, तो फ्रिक्शन वहां पे कम से कम हो जाएगा। ऑयल या ग्रीस कर दो। ठीक है, अगर ये जो स्पेयर पार्ट्स, ये जो गाड़ियों के अंदर पार्ट्स हैं उनको आप ग्रीसिंग ऑयलिंग करवाते हो, वजह क्या है कि ताकि फ्रिक्शन ना हो, रगड़ है वो कम से कम हो, बॉडी गर्म ना हो, इस वजह से ये भी एक मेथड है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का। अब एक क्वेश्चन है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेस व्हेन वन सरफेस स्लाइड ओवर द, ये जी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। एक सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी स्लाइड कर रही है तो इसको क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा जी, आगे हमारे पास एक मोमेंटम एंड इम्पल्स का एक क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब उसने कहा कि अ बुलेट ऑफ मैस 15 ग्राम, एक बुलेट जिसका मैस, गोली है जिसका मैस 15 ग्राम है, गन से फायर की गई। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज, जो उसकी वेलोसिटी है, स्पीड है, वो 150 मीटर पर सेकेंड है, व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी, मैस एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। अब देखिए, मैस उसने दिया हुआ है 15 ग्राम, तो 15 ग्राम तो मैं यूज कर ही नहीं सकता, ग्राम मेरा ऐसा यूनिट नहीं है। मेरा जो मैस का ऐसा यूनिट है वो केजी है, किलोग्राम है। तो मुझे जो ग्राम है उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं जो 15 है उसको 1000 पे तक, 15 के ऊपर नीचे 1000 डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.15 केजी। अब 0.15 केजी मेरा स्टैंडर्ड यूनिट बन गया। स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड थी, तो मैं मैस की जगह पर मैस की वैल्यू पुट की जो कि 0.015 था। वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, वो 150,
दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2.25 kg/m-1। ms-2 जो यूनिट है वो न्यूटन का होता है, मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो kg/m-1 होता है। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट इज 2.25 kg/m-1। डन। आगे अब डिफाइन मोमेंटम, मोमेंटम की डेफिनेशन कर दें। मोमेंटम मोशन की क्वांटिटी होती है, भाई जी कितनी मिकदार में मोशन हुई है, वो जो मिकदार है ना, क्वांटिटी ऑफ मोशन, जिसके अंदर उस बॉडी का मैस और उस बॉडी की वेलोसिटी हो, उसको मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम क्या है? एक क्वांटिटी ऑफ मोशन जिसके अंदर बॉडी का मैस भी मौजूद है, बॉडी की वेलोसिटी भी मौजूद है, या सिंपल कह दो द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो momentum is the quantity of motion of a moving body. It is defined as the product of mass and velocity। और नीचे आपने ये फार्मूला लिख देना। आसान है ना? आगे अब क्रम्पल जोन क्या होता है? अब बेटा मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे पास ना ये ये है क्रम्पल जोन, ये वाला नजर आ रहा है ना आपको? स्क्रीन पे देखें, क्रम्पल जोन गाड़ियों की साख्त के वो हिस्से हैं जो हादसे की सूरत में पिचक कर टकराने की एनर्जी को जज़ब करते हैं। अब देखें ये वाले हिस्से, ये मैं एक मिनट, ये वाले जो हिस्से हैं, कलर चेंज कर दूं, अब ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास क्रम्पल, ये सारे क्या करते हैं, जैसे ही इस बॉडी के साथ हिट करेगी ना कार, तो अब ये वाली बॉडी, ये सारे हिस्से क्या करेंगे, उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। इस जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो रही है यहाँ पर, इस सारे को हम क्रम्पल जोन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखें, क्रम्पल जोन इज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ व्हीकल डिजाइन टू कंप्रेस ड्यूरिंग द एक्सीडेंट टू एब्जॉर्ब इम्पैक्ट एनर्जी एंड रिड्यूस द फोर्स ऑन पैसेंजर। अब देखिए आगे से इंजन वाली साइड से आगे शेप थोड़ी नुकीली सी होती है और थोड़ी आगे बड़ी हुई होती है, कि जैसे वो हीट करेगी तो वो जो पार्ट है सारा बॉडी का, वो सबसे पहले वो हीट होने वाली जो एनर्जी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और कोशिश करेगी कि मैक्सिमम एनर्जी अपने पास एब्जॉर्ब कर ले, ताकि जो पीछे पैसेंजर बैठे हुए हैं वहां तक जो एनर्जी पहुंचे वो कम से कम पहुंचे। तो वो उस गाड़ी का वो जो हिस्सा जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है टकराने से, हिट करने से, उसको क्रम्पल जोन बोलते हैं। दे आर यूजली लोकेटेड एट द फ्रंट एंड नियर ऑफ व्हीकल। आगे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम की तरफ यार रिलेशन बताते हैं जी। ये ना आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों ने बताना है कि ये फार्मूला याद रखें, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, ओवर टी का मतलब है चेंज इन टाइम। आपने कहना है कि ये जो फोर्स है ना, फोर्स इक्वल होती है रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is equal to force. This means that change in momentum per unit time is equal to force acting on an object। ये जो चेंज इन मोमेंटम है ना टाइम के लिहाज से, वो इक्वल होता है हमारे पास जो फोर्स उस बॉडी के ऊपर लग रही होती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था फोर्स एंड मोमेंटम का। आगे एक और टॉपिक आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है, लॉ है, वो बता दें क्या होता है। अब देखिएगा हमारे पास मोमेंटम का कंजर्व होना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। अब इसमें देखें, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। मिसाल के तौर पर आपके पास ना कोई एक बॉडी है, एक सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है, लाइक अ स्नोकर टेबल है। अब स्नोकर टेबल आप लोगों का एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो।
उसके ऊपर 2 या 3 से ज़्यादा बॉल्स मूव कर रही हैं। फ़र्ज़ करो 2 बॉल्स मूव कर रही हैं, एक बॉडी यूँ जा रही है, दूसरी बॉडी भी उसके पीछे-पीछे आ रही है। ज़ाहिर-सी बात है ये बॉडी मूव कर रही है तो इसका मोमेंटम है, क्योंकि इसका मास भी है और इसकी वेलोसिटी भी है। ये बॉडी मूव कर रही है, इसका मोमेंटम भी है, इसका मास भी है, वेलोसिटी भी है। फ़र्ज़ करो इसका जो मोमेंटम है टोटल 5 है, मास और वेलोसिटी मिलाकर। इसका मोमेंटम भी फ़र्ज़ करो 4 है और ये मूव कर रहे थे। ये इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, इसने आके इसको हिट किया। हिट करने के बाद इसकी स्पीड कम होगी और इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन अब क्या हुआ, इसका मोमेंटम 5 हो गया, इसका 4 हो गया। यार टकराने से पहले भी टोटल मोमेंटम इसका 9 था, 5 और 4, और टकराने के बाद भी इसका मोमेंटम 9 ही था, 5 और 4। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सेकंड वाला देखें, व्हाई इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट क्यों है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प explain collision and motion of object. It shows that momentum is transferred from one object to another, but the total momentum of a system remain constant. This principle is applicable to both large object and very small object like atom and molecules. मैंने जैसे बताया, टकराने से पहले का मोमेंटम फर्ज करो 4 और 5 करके 9 था, टकराने के बाद का मोमेंटम भी 4 और 5 9 था, ठीक है। मोमेंटम टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम था 9 था ना, चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है। ये अप्लीकेबल हो सकता है बड़े बड़े प्लैनेट्स के ऊपर, बड़े बड़े मैसेज के ऊपर, या छोटे छोटे मैसेज जैसे कि एटम और मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर भी, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसी का, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल व्हाई। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने गन से फायर किया, बुलेट आगे की तरफ मूव की, और ये जो गन है इसे पीछे की तरफ मूव की, इसने झटका खाया, इसको रिकॉइल बोलते हैं। वजह क्या है? व्हेन अ गन इज फायर्ड द बुलेट मूव फॉरवर्ड विद मोमेंटम। जैसे ही बुलेट मूव करती है, आगे की तरफ जाती है, तो जारी बात है उसमें मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या है? इसका मास है बुलेट का, उसकी वेलोसिटी भी है। तो मास और वेलोसिटी क्या कहलाती थी? मोमेंटम कहलाती थी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक गन गेन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम एंड मूव बैकवर्ड। जैसे ही जितना मोमेंटम बुलेट ने लिया था ना, बुलेट की बात कर रहा हूँ, बुलेट बाहर निकली, उसका मास और वेलोसिटी थी, उतना ही मोमेंटम गन ने भी लिया है, लेकिन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। इसको कहा गया कि रिकॉइल हुई। किसकी वजह से हुई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से हुई। वाई वजह पूछ रहा है ना, वाई, तो आपने बताना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से हुआ, क्योंकि जितना बुलेट ने मोमेंटम गेन किया उतना ही गन मोमेंटम गेन कर रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इस वजह से इसको दिस बैकवर्ड मोशन इज कॉल्ड रिकॉइल, ठीक है। हमारा आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, 10 kg का ब्लॉक है, move on a frictionless horizontal surface with the acceleration 2 meter per second square. What is the force acting on a block? तो एक्सेलरेशन उसने दिया आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर, और मास दिया हुआ है आपको 10 kg का। तो 10 kg का मास एक्सेलरेशन दे दिया। कहता है फोर्स फाइंड करके दें, तो फोर्स न्यूटन का लॉ लगा दें, F इज इक्वल टू एम में। एम की जगह पर एम की वैल्यू लिखो 10, ए की जगह पर 2, 10 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 न्यूटन। तो उस बॉडी के ऊपर, उस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो 20 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी। क्लियर? तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इस बात की गारंटी है कि यहाँ से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखना बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।